मारिया वारिया नहीं था, तब तो सिर्फ असुर थे। हम तो असुर बोलते थे, कुएं बोलते थे, कोया बोलते थे। हमारे सामने बहुत बड़े बड़े प्रश्न खड़े हैं। किसी ने पूछा तुमसे कि लिंगो कहां पैदा हुआ था, कहां मरा, क्या बताओगे? ऐसा भ्रमित कर दिया अपने समाज को पूरा। और ऐसे भ्रमित समाज में ऐसी समस्याएं आना और उसका मुकाबला करना, यह बहुत मुश्किल काम होता है। घर घर का आदमी, बच्चा बच्चा सोच रहा है कि क्या होगा अब आगे। रोजगार के नाम पे क्या मिल रहा है? चौकीदारी की नौकरी। पहले 20,000 देते, फिर 16,000 करते, फिर 14,000, फिर 10,000 और फिर 8,000। 10 घंटे खड़ा रहता है वो बच्चा। उसी की नजर के सामने माल निकाल रहे, वो मालिक है, चौकीदार बन गया है। जो मालिक है वो चौकीदार है। हमारी माँ बहनें रास्ते में झाड़ू मार रही है, धूल साफ कर रही है, बच्चों को टिकता आएगी कुल नूरू का कुल नहीं बेटा। अरे ये तो मालिक आदि नहीं क्या, इतने तो मालिक आदि नहीं, जमीन तो मालिक आदि नहीं मिली, इतना पुलिस के लातों का मामला कहां गड़बड़ है, कौन धोखा कर रहे हैं हमारे साथ, ये पहचानना पड़ेगा। कौन आदिवासियों के साथ धोखा कर रहे हैं, कौन आदिवासियों को सही डायरेक्शन में ले जाना नहीं चाह रहे हैं, कौन आदिवासियों को भ्रमित करके रखना चाहते हैं, इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। जितने युवा है, तुम्हारे लिए कोई बाहर का आदमी आके तुमको समझाएगा नहीं, तुमको खुद अपनी तैयारी करनी पड़ेगी अगर आने वाली पीढ़ी को जिंदा रखना है तो। सब लोग बात करते हैं शहर के बाहर, आप लोग तो यहां खड़े, सूरजागढ़ की चर्चा तो बंबई में भी होती है और दिल्ली में भी होती है। सूरजागढ़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, आदिवासी क्षेत्रों में प्रोजेक्ट चल रहा है, आदिवासी को बहुत नौकरी मिल रही है, आदिवासी के लड़कों को बेरोजगार लोग लग गए हैं, अभी उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। एक एक आदिवासी आदमी 25,000 50,000 कमा रहा है। दूसरे तो बोल ही रहे ऐसी झूठी बातें, अपना नेता भी बोलता है, अपने लोग भी बात करते हैं, खुल के कोई सच्चाई सामने नहीं रखता है। बड़ी बात बताता हूं मैं, मेन बात से शुरू करते हैं। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिसको यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं, एक भारत का संविधान और एक विश्व का संविधान, पूरे देश विश्व के जितने राष्ट्र हैं वो मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ, जहां विश्व के सभी देशों के लोग रहते हैं, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार ने बोला 1993 में कि भारत में आदिवासी नहीं रहते। अरे ये तो छोटी बात है भाई, वो तो सीधा बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। आदिवासी नहीं रहते यानी भारत का आदिवासी नागरिक नहीं है, यानी जो मालिक है वो नागरिक भी नहीं है। ऐसी स्थिति बना दी तुम्हारी, और तुम्हारे कोई नेता ने पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोला, कोई विधानसभा में कुछ नहीं बोला, कोई जानता भी नहीं इस बारे में, बात भी नहीं करना चाहता, जानकर भी बात नहीं करना चाहता, डरता है, पार्टी प्रमुख से डरता है। उसके लिए पार्टी बड़ी है, समाज छोटा है। अबे समाज का इतना दबाव होना चाहिए नेताओं पर कि उसको बैठ बोले तो सो जाना चाहिए, वो ताकत होती है समाज। आज अगर गढ़चिरौली के लिए पूरे विदर्भ का आदिवासी समाज रास्ते पे आ जाएगा और पूरे कलेक्टर ऑफिस को घेर लेगा, क्या हालत होगी गवर्नमेंट की। लेकिन ये तभी संभव है जब यहाँ के आदिवासियों के प्रति, वहां के आदिवासियों में श्रद्धा है, उसमें वो सामाजिकता पैदा हो। आपको लगता है गढ़चिरौली एक दुनिया है, 200 करोड़ के ऊपर पैसा गढ़चिरौली से जाता है अकेले रोज, 200 करोड़ से ज्यादा। इतनी इनकम तो बांग्लादेश की नहीं है, नेपाल की नहीं है, पाकिस्तान की नहीं है इतनी इनकम, जितनी एक देश की इनकम है उतनी गढ़चिरौली की इनकम है। एक देश चला सकते हैं गढ़चिरौली के लोग, इसलिए इनकी नजर आपकी जमीन पर है, सबकी नजर आदिवासियों की जमीन पर है, गढ़चिरौली पर है। एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि 200 साल तक के हम लोग गुलाम रहेंगे, 200 साल तक। क्या मामला
मेरे को बस डर लगता है, गढ़चिरौली में मेरे खून के लोग रहते हैं, बावजूद उसके मेरे को आने में डर लगता है। बाहर का कोई भी बच्चा आने से डरता है, लेकिन बाकी लोगों को डर नहीं लग रहा है। सब काम खुलेआम चल रहा है। क्या मामला है? ऐसी परिस्थिति क्यों है? ये किसकी जमीन है? ये बाबूराव शर्माके की जमीन है। जो तुम्हारे हिस्से में जमीन आई है, उसके लिए बाबूराव शर्माके को फांसी पे चढ़ना पड़ा था, याद रखो। 1911 के पहले के जितने रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड इसकी गवाह है कि बाबूराव शर्माके के आंदोलन के बाद ही आदिवासियों को यहां जमीन आवंटित हुई है। राजाओं के पास में जमीन थी तो भी हमको आवंटित नहीं हो पाई थी, उसके बाद हुई है। बाबूराव शर्माके के साथ गोंड था, प्रधान था, मारिया था, मुसलमान पठान था, ओबीसी था। बाबूराव शर्माके का आंदोलन कौन सा था? वो तो जमींदार था। उसको क्या जरूरत थी कि गढ़चिरौली में दंडकारण्य में पूरा आंदोलन चलाने की? एक ऐसी परिस्थिति भी थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा वो गांव का, जहां पर आदिवासी भाइयों को ब्लाउज पहनने पर टैक्स देना पड़ता था, उनको कर देना पड़ता था। पैसा सीएम लागू आप लोग उल्टा कर्मचारी, वो ब्लाउज पहन नहीं सकते थे, यहाँ का तन नहीं ढाक सकते थे। ये हालत थी हमारी। राजा हमारे थे, लेकिन पूरा हाल यहाँ पर, पूरा राज्य जो था वो ब्राह्मणों के हाथ में था। इस क्षेत्र में दंड करने का मतलब ये होता है, किसी को सजा देना है तो गढ़चिरौली में चले जाओ, किसी की बदली करना है उसको सजा देना है तो गढ़चिरौली भेज दो, कोई ज्यादा खुजा रहा है डॉक्टर को उसको गढ़चिरौली भेज दो, यानी जिसको सजा देना है उसको गढ़चिरौली में भेजते हैं। तो फिर गढ़चिरौली के लोगों को तो वैसी सजा हो गई, दंडकारण्य में जेल। क्या हम लोग जेल में? तो जो मालिक है वो जेल में कैसे रहेगा? आप लोगों के लिए, मेरे लिए बाबूराव शर्माके का जो आंदोलन है उसको पहचानना पड़ेगा आपको। अरे राजाओं के खिलाफ में भी आंदोलन किया बाबूराव शर्माके ने। एक एक आदमी की जमीन पर काम किया। आप लोग इस क्षेत्र का जो इतिहास है, यहां 11 बार बाबूराव शर्माके आया। जो ग्राम सभा आप लोग बना रहे ना, उसको पहले टोला बोलते थे। पेंटकड़ा इंदू कपून, पेंटकड़ा जाने मानते नहीं? जहां आप अपने मरे हुए लोगों के जो पेन बनाते हैं उसको पेंटकड़ा बोलते हैं, वहां सब जमा हो जाते हैं। अतः पेंटकड़ा इंदू कपून, वो पेंटकड़ा बाबूराव शर्माके ने यहां स्थापित किया था। गांव गांव में जाके देख लीजिए आप। ये जो ग्राम सभा आप लोग बोलते हैं, उस वक्त पेंटकड़ा की बात बाबूराव शर्माके ने किया था। उस वक्त अपने लोगों को बाबूराव शर्माके समझाता था कि भाई जो अपने भाई को नहीं पहचान सकता वो दुश्मन को कैसे पहचानेगा। जो ये बोलता है ये गोंड है, ये मारिया है, ये वो हल्दी है, ये प्रधान है, ऐसा आदमी लड़ाई नहीं लड़ सकता। ऐसे आदमी को गांडू बोलते हैं। ये आदमी लड़ाई के लायक नहीं होता। जो अपने भाई को नहीं पहचान सकता वो दुश्मन को क्या पहचानेगा? लड़ाई के मैदान में ऐसे आदमी की कोई जरूरत नहीं है। जो जातिवाद करता है, व्यक्तिवाद करता है, पार्टीवाद करता है, क्षेत्रवाद करता है, ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है। केवल समाज और समाजवाद पे बात करने वाले आदमी की समाज को जरूरत है। और समाज के सामने कितना बड़ा ऑफिसर रहे, मंत्री रहे या मजदूर रहे, सब समान है। सबका योगदान समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बहुत पढ़ा लिखा है तो उसको ज्यादा समझता है, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर आंबेडकर को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिए थे। ये जो माहौल बन रहा है पूरे देश में कि भारत में आदिवासी नहीं है, यानी हमारे समाज को ही खतरा हो गया है। एक तरफ यहां का मुख्यमंत्री बोलता है कि बोगस आदिवासियों को हम संरक्षण देंगे, उनको नौकरियों से नहीं निकालेंगे। 1 लाख नौकरी बोगस आदिवासियों ने ले लिए, झूठे आदिवासियों ने। और सरकार बोलती है हम इनको प्रोटेक्शन देंगे।
यानी तुम्हारे खिलाफ में कितने बड़े बड़े जजमेंट हो रहे हैं। एक तरफ बोगस आदिवासी को संरक्षण, दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। आप नहीं रहते हो, आपकी नागरिकता भी मान्य नहीं कर रहे लोग। अरे तुम आदिवासी हो करके जमीन का टुकड़ा बचा हुआ है तुम्हारे पास, क्योंकि बिरसा मुंडा का आंदोलन, टंटा भील का आंदोलन, बाबूराव शर्मा के का आंदोलन, खास करके बिरसा मुंडा का जो आंदोलन चला 1898 में, पहला लैंड एक्विजिशन एक्ट बना, 1 लाख लोग मरे उसमें। विश्व युद्ध में इतने लोग नहीं मरे जितने आदिवासी जमीन के आंदोलन में मरे। उस आंदोलन की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कानून बनाई इस देश में, जिसको भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं, जिसमें लिखा गया कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। इनकी नजर हमारी जमीन पर थी। वो लड़ाई लड़े हमारे लोगों ने। क्या बाबूराव शर्मा के पागल था? टंटा भील पागल था? राघोजी भांगरे पागल था? अरे तुम्हारा बच्चा आज तुम्हारे लिए जान नहीं दे सकता है। तुम्हारा बच्चा, तुम्हारे 2 भाई रहेंगे तो आधी आधी जमीन के लिए झगड़ा लड़ते हैं। बाबूराव शर्मा के ने तो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे खड़ा दिए उसको। फांसी का फंदा टूट गया, दोबारा फिर से उसको फांसी पे चढ़ाया। फांसी देने के बाद में उसकी लाश बराबर नहीं रहना चाहिए करके चूने के भट्टी में डाले उसको। जो आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहा था उसके साथ क्या क्या किए, तो भी हमारे समाज को समझ में नहीं आता कि बाबूराव शर्मा के विचारों को हम लोगों ने अपनाया क्यों नहीं। ये इतना बेईमान समाज है आदिवासी समाज का। यहाँ अपने लोग चंद्रपुर, नागपुर, गढ़चिरौली, ये इतने बेईमान है कि बाबूराव शर्मा के का बच्चा, उसकी पत्नी, उसकी मां कहां गए किसी ने नहीं बताया। उनका कोई अता पता नहीं है, रिकॉर्ड पे दर्ज नहीं है कि बाबूराव शर्मा के मारने के बाद में उसके बच्चे का, उसकी पत्नी का, उसकी मां का क्या हुआ। वो जमीन जो 2 लाख हेक्टेयर जमीन थी, 2 लाख हेक्टेयर, इस बेल्ट में, गढ़चिरौली बेल्ट में 2 लाख हेक्टेयर जमीन आदिवासियों को मिली है। कौन से राजा ने दिया तुमको? कौन से भगवान ने दिया? राम भगवान ने दिया? अबे जमीन किसने दिया तुमको? बाबूराव शर्मा के ने दिया। तुम्हारा भगवान कौन? बाबूराव शर्मा की। जब तुम्हारे पास आरक्षण नहीं था, नौकरियां नहीं थी, तो जमीन ही तुम्हारे जिंदा रहने का आखिरी साधन था। वो जमीन का टुकड़ा तुम्हारे हिस्से में बाबूराव शर्मा की वजह से आया। हम उसी को भूल गए। शाहरुख खान का फोटो दिखता है घर में, सोनिया गांधी का फोटो दिखता है, नरेंद्र मोदी का फोटो दिखता है। बाबूराव शर्मा के कहां गया? बिरसा मुंडा कहां गया? टंटा भील कहां गया? क्योंकि तुमने अपनी समाज की सोच को खत्म कर दिया। ये लोगों ने समाज के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा लड़ा दिया। जीसस क्राइस्ट क्रॉस पे खड़ा कर दिया, उसको तो भगवान माना गया। ये तो तुम्हारे लिए फांसी के कट्टे पे खड़े थे। तुम्हारा बच्चा कर सकता है आज? बोलो तुम्हारे बच्चे को वेतन दिवस, पूर्ण वेतन, पूर्ण वेतन डिबेट की नासाठी में फांसी का कट्टा ध्यान रो बाबा। हंदरू अरे मेरे श्योर अव्वल बाबन भूले मांग करो, नौकरी लागतो तो अव्वल बाबन भूले मांग करो, बायकोला पंचा पंचा तो। ऐसी परिस्थिति में बाबूराव शर्मा के ने समाज के लिए कुर्बानी किया। मैं जब से आ रहा था यहां पर देख रहा था, एक पुतला नहीं दिखा मेरे को बाबूराव शर्मा के, एक चौक का नाम नहीं दिखा मेरे को बाबूराव शर्मा के। अब किससे कर रहे हो? जो तुम्हारा ओरिजिनल भगवान है उसको तो भूल गए आप। जो तुम्हारी ओरिजिनल लड़ाई जिस व्यक्ति ने लड़ा, जिसने अपने लिए जान दिया, जिस आदमी ने पूरे समाज को एक जगह लाने की बात किया, उस आदमी को भूल गए, उस प्रेरणा को भूल गए, और ये नकली लाए तुमने। कोई भी आ रहा हमारा नेता बन जा रहा है, कोई भी मंत्री आ रहा है, कोई भी आबा आ रहा, बाबा आ रहा, रामदेव बाबा आ रहा है। रामदेव बाबा को बोल बड़ा 6 फुट का गड्ढा खोद के बता दे आदिवासी भाई के जैसा। वो रामदेव बाबा नहीं रहेगा, कामदेव बाबा हो जाएगा। ये कौन है? अपनी ईमानदार कौन है? सबसे हमको किसी शंकराचार्य की जरूरत नहीं है। ईमानदारी तो आदिवासियों के खून में है। सब लोग आज देश में बोल रहे हैं हमारा धर्म कोड होना चाहिए,
फलाना कोड होना चाहिए। बे तेरा धर्म कोड तो सब धर्मों के बाद बनेगा। तू देश का पहला आदमी था, देश का आखिरी आदमी बन जाएगा अगर धर्म कोड की बात करेगा। आज लड़ाई है तुम्हारी पहचान की, जल जमीन जंगल की। यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, सबको बराबर कानून देने की बात कर रहे हैं। कानूनी तुम्हारे तो सब पहचान ही खत्म करने की बात हो रही है। 5वीं अनुसूची में आदिवासियों की संस्कृति सुरक्षित है, उनकी रूढ़ी परंपरा सुरक्षित है, लेकिन वो खत्म हो जाएगी। अब जमीन तुम्हारे सामने है, गवर्नमेंट नहीं ले रही है, प्राइवेट ठेकेदार है वो, जिसको ये छुंजागढ़ की जमीन दी गई है। और जितने भी आ रहे हैं वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट नहीं ले रही। कोई तुमको गवर्नमेंट नौकरी मिल रही है क्या? जितने लोग नौकरी कर रहे हैं उनको, उसको कोई मर जाता है तो उसको वहां पर सिक्योरिटी नहीं है कि उसको इतना पैसा मिलेगा। इसको नौकरी बोलते हैं आप? ये काम है, नौकरी नहीं। नौकरी उसको बोलते हैं कि वो मर गया तो उसके बच्चे को नौकरी, बदले में उसको पैसा। यहां तो आदिवासियों की जमीन जाती है तो भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। पहले आदिवासी की जमीन बहुत महत्वपूर्ण थी, अब इन्होंने आदिवासी की जमीन को वस्तु बना दी है, खरीदी बिक्री वाली वस्तु। जितने गैर आदिवासी लोग हैं वो आदिवासी की जमीन पर बिजनेस कर रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, कारखाना चला रहे हैं, माइंस चला रहे हैं, खदानें चला रहे हैं। सारा जंगल आदिवासी का, आर्य मसीह गैर आदिवासी, कोयला आदिवासी का, माइनिंग दूसरे का, गैर आदिवासी। जमीन हमारी, मालिक गैर आदिवासी बन जाता है उसका। कैसे ना भाई? गवर्नमेंट को इतनी फिक्र थी आदिवासी की, तो आदिवासियों को बोलना था अपने बचत गट के मार्फत कुछ पढ़े लिखे लड़के सामने आओ और अपने माइनिंग का काम करो, तुमको बैंक से लोन दे। लेकिन इनकी नीयत में नहीं है, डराते हैं हमको। मैं सुना अभी ग्राम सभा के लोगों को डराया जाता है, ये पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किराए से आदमी को लाते, वैसे मिलिट्री और पुलिस को यहां पर लगाया जाता है। पूरे देश जितने आदिवासी एरिया है जहां पे जल जमीन जंगल और रिसोर्स है, संसाधन है, वो क्षेत्रों में आज देश की 60% जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसको बोलते हैं अर्धसैनिक बल, वो लगा हुआ है। एक ये जो घास का झोपड़ा जिस आदिवासी का है, उसके घर के बाजू में मशीन गन लेकर एक सिपाही खड़ा हुआ है। क्या बात है बाबा? जितने की मशीन गन है वो मशीन गन बेच भी देगा और वो आदिवासी को दे देगा तो उसका जीवन बन जाएगा। ये वास्तविकता है। आप लोगों के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। ये आखिरी पीढ़ी है आपकी, जो गढ़चिरौली में आज देख रहे हो, ये आदिवासियों की आखिरी पीढ़ी है। और जिस लड़ाई की आपको शुरुआत करना है, वो आखिरी पीढ़ी को बचाई जाने के लिए लड़े जाने वाली आखिरी लड़ाई है। अगर आप अपने बाल बच्चों को देखना चाहते हो, उनको जिंदा देखना चाहते हो, उनके जीवन को सुरक्षित देखना चाहते हो, तो आपको सामाजिक मिशन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक जगह आ जाओ समाज के लोग, बहुत बड़ी ताकत है समाज में। ये जितने लोग बैठे हैं ना, बहुत ताकत है। देश में 2 बड़े नेता हैं, एक का नाम है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, दूसरे का नाम है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ये 2 महामानव जो है, ये बिरसा मुंडा से प्रेरित हुए हैं। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, इसकी प्रेरणा बिरसा मुंडा से लिया। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में। जब गांधी जी वहां गए थे तब वो कोट टाई पहनते थे, उनको एडवोकेट मोहनदास करमचंद गांधी बोलते थे। वो मोहनदास करमचंद गांधी झारखंड के रामगढ़ में गए, ऐसे आपका मंडप था, मंडप में ऐसा बोर्ड लगा हुआ था, महामानव, क्रांति सूर्य, धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा। गांधी जी ने एक आदिवासी को खड़ा किया और पूछा ये कितने लोगों के नाम है? वो आदिवासी ने खड़े रहकर बोला एक ही आदमी का नाम है गांधी जी। बापू जी ये एक ही आदमी का नाम है। तो बोले इसकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 24 साल। कितने साल जिया? तो 24 साल जिया। ये क्या चाहता था? तो उसने अपने भाषा में समझाया उसको, हमारे गांव में हमारा राज।
अपन गोंडी के इंतरो मावा नाते महाराज। ये बात जब गांधी जी को समझ में आई तो गांधी जी ने बोला इसी आंदोलन की पूरे देश को जरूरत है। गांधी जी ने टाई कोट उतारा, लंगोटी पहना और देश में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। आज भी ताना भगत का आंदोलन चालू है। आज भी बिरसा मुंडा के क्षेत्र में जाओगे सफेद कपड़े पहन के ऐसी ये करके ताना भगत के लोग चलते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये तो भंडारा से इलेक्शन हार गए थे, हम ही लोगों ने हराया उसको, दलितों ने हराया, ओबीसी ने हराया, आदिवासी भी शामिल है। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भंडारा से इलेक्शन हार गए, पहली बार पश्चिम बंगाल से इलेक्शन लड़े। सुभाष चंद्र बोस के भाई के खिलाफ में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इलेक्शन लड़े। बाबा साहब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से लड़ रहे थे और सुभाष चंद्र बोस का जो भाई था कांग्रेस से लड़ रहा था, क्योंकि गोदावरी के आंदोलन में बाबा साहब ने बोला मैं आदिवासियों के जमीनी आंदोलन को अपना प्रेरणा मानता हूं। जो आंदोलन पश्चिम बंगाल में चल रहा है उस वक्त बिहार, बंगाल और झारखंड अलग नहीं हुआ था, तब बिरसा मुंडा का आंदोलन चल रहा था। और बिरसा मुंडा के आंदोलन से बाबा साहब प्रेरित हुए। वो आंदोलन की वजह से वहां के लोगों ने, बिरसा मुंडा के लोगों ने जो बिरसा मुंडा को मानते थे, उन्होंने कांग्रेस से बगावत करके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को जिताया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष बने और भारत का संविधान बनाने का मौका मिला। अरे बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो बाबा साहब को भी ये मौका नहीं मिलता। हम उस आंदोलन के वारिस से, इस देश में आदिवासियों को कोई आंदोलन समझा नहीं सकता है। 70% लड़ाई आजादी की आदिवासियों ने लड़ी है। अरे जिन्होंने उंगली भी नहीं कटाए, तिरंगा झंडा पकड़ा, वो स्वतंत्र सेनानी बन गए इस देश में। अरे हमारी पूरी कौम की कौम स्वतंत्र सेनानी। लेकिन आपको स्वतंत्र सेनानी बोलने के बजाय ये लोग क्रिमिनल ट्राइब बोलते थे, गुनहगार जमात बोलते थे आदिवासियों। बच्चा पैदा हुआ तो गुनहगार। इस देश में 2 कानून थे, एक ब्राह्मण भाइयों के लिए कि ब्राह्मण मर्डर भी करेंगे तो सजा नहीं होगी मनुस्मृति में, और दूसरा कानून आदिवासियों के लिए कि आदिवासी आदमी शहर में दिखा तो मार दो, वो क्रिमिनल ट्राइब है, तुम पर कोई एफआईआर नहीं होगा। ऐसा कानून किसी देश में आदिवासियों के खिलाफ में नहीं बना जो भारत के आदिवासियों के खिलाफ में बना है। उसकी लड़ाई बिरसा मुंडा ने, टंटा भील ने, बाबूराव शर्मा से लड़ा। मेरे भाइयों, ये जो मीटिंग देख रहे हैं आप, ये मीटिंग नहीं है। आप भी सोच रहे हो कि क्या होने वाला है इसमें। मैं कोई नेता नहीं हूं, कोई एमएलए नहीं हूं, कोई मंत्री नहीं हूं। मैं तुम्हारे जैसे एक गरीब परिवार का बच्चा हूं। मैं भी इंजीनियर था यहां पर, इसी कसनसुर में मैं इंजीनियर था। मैंने भी नौकरी छोड़ा, शादी नहीं की है, समाज के लिए ही काम कर रहे पूरे देश में। आज मैं आपको धोखा देने के लिए नहीं आया। आपके बीच में किसी समय मेरे को मजबूरी में यहां पर एक फॉर्म भरना पड़ा इलेक्शन का, क्योंकि मेरे को बहुत सता डाले थे। जो तकलीफ तुम लोगों को होती है वो मेरे को बहुत पहले हुई है। मैंने तब से लेकर अब तक सिर्फ देश में जहां जहां आदिवासी समाज है उन लोगों को और जोड़ने का काम किया। आज 12 राज्यों में बिरसा ब्रिगेड का नेटवर्क है। ये जो लक्ष्मण बच्चा था उसकी विशेष जो सरपंच है, ये लोग नागपुर मिलने आए मेरे को। ये अंतरराष्ट्रीय, मैंने जो इंटरनेशनल हमने कॉन्फ्रेंस रखी थी उसमें ये लोग आए। इनका टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल है सूरजागढ़ के ऊपर में, लक्ष्मण का और उसकी विशेष का। और एक हमारा क्या नाम है, संजय, ये बच्चों का वहां आर्टिकल छपा है। हमने इंटरव्यू लेने लगा कि ताकि कुछ तो होने वाला नहीं है, लेकिन एक चर्चा तो आए, समझ में तो आए। साथियों, बेसिक लड़ाई कैसे लड़ोगे इस पर बात करेंगे। मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारे लिए विदर्भ के सभी कलेक्टर ऑफिस के सामने हजारों की संख्या में आदिवासी खड़े रहेंगे और सूरजागढ़ की बात करेंगे, क्या माहौल बनेगा? थोड़ा सोचो। तुम लोग पूरी लाखों की संख्या में एक जगह खड़े हो जाएंगे और सूरजागढ़ के लिए बात करेंगे, क्या माहौल बनेगा? ये सोचो। डरो मत। ये तो छोटे छोटे आदमी को, जिसको बेचारे को कुछ नहीं सकता, देश का प्रधानमंत्री नहीं मालूम, उसको नक्सलवादी बोल के जेल में डाल दिया।
इनकी नजर में तो 12 साल का बच्चा भी नक्सलवादी है। ये हमारी लड़ाई को रोकने का तरीका है। आदिवासियों को नक्सलवादी बोल दो, उसको मारने का अभी तो एनओसी मिल जाएगा, उसको जान से भी मार दो तो एफआईआर नहीं होता, क्योंकि नक्सलवादी बोल के मार रहे हैं आप। ये तरीका है हमारे आंदोलन को दबाने का। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक को डालेंगे, 2 को डालेंगे, 5 को डालेंगे, मेरे को भी डाल सकते हैं। कब तक? ये घर में बैठ के करना नहीं है आपको, ये आपके बाल बच्चों की आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। इसको लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना है। आदिवासी सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक प्राणी है और उसके जैसा लोकतांत्रिक मानव विश्व में नहीं कोई, क्योंकि हम भारत के संविधान को भरोसा करते हैं। सीधा आदमी, ईमानदार आदमी, समझदार आदमी, मेहनती आदमी आदिवासी। एक पंडा मंदिर में एक ही मंत्र को 5 बार बोलता है, तुम्हारा आर्थिक शोषण करता है। तुम्हारा पढ़ा लिखा आदमी अधिकारी उसके जाके पैर पड़ता है और उसको 100 का नोट देता है। और जब गांव में आता है, एक आध मजदूर अपना पी के दिखता है तो उसको बोलता है वो उससे जय सेवा नहीं करता है, सेवा जो हार नहीं करता है, उसके नजदीक नहीं आता है, लेकिन पंडे के पैर पड़ता है। इतना पढ़ लिख गया अपना समाज। मेरे भाइयों, कौन क्या करेगा इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, इस पर बात होनी चाहिए। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, सूरजागढ़ के लिए आंदोलन देश के 12 राज्यों में होगा। ये मैं बोल के जा रहा हूं। मैं कोई नेता फेता नहीं हूं, कोई मंत्री मंत्री नहीं हूं, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ सूरजागढ़ की लड़ाई बिरसा ब्रिगेड के लोग लड़ेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ, कोई बेईमानी नहीं। ये लेन देन फेन देन ये सब क्या खत्म। ये टेंटाकिल का मूवमेंट है, बिरसा मुंडा का मूवमेंट है, बाबूराव शर्मा का मूवमेंट है। इसमें बेईमानी की सजा सिर्फ मौत है। ये समाज के साथ गद्दारी करने वाले लोग नहीं है, समाज के साथ ईमानदारी होनी चाहिए। मैंने लक्ष्मण को भी बताया, बेटा मिशन में काम करना है, ये सामाजिक मिशन है। ये बच्चे घर बार छोड़ के, ये पत्रकार है, पढ़ा लिखा लड़का है, पोस्ट ग्रेजुएट लड़का है, घर बार छोड़ के फुल टाइमर करके समाज के लिए काम कर रहे हैं। लड़कियां काम करती है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, एक महीना अपना घर नहीं देखते ये लोग। ये पूरी ईमानदारी के साथ समाज को तैयार कर रहे हैं। छोटे छोटे प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से, छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से बात करते हैं। साथियों, मैं 2 बातें करता हूं आपसे। मेन, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सूरजागढ़ से हमारा घाटा है, तो आपको जमीन पे आना चाहिए। और अगर सूरजागढ़ से आपका फायदा है तो जैसे है वैसे रहो। पहली बात। दूसरी बात, ये केवल सूरजागढ़ का मामला नहीं है। अभी तो 22 तुम्हारे यहां पर खदानें बनने वाली है। 22, 6 वेटिंग करे, 16 सैंक्शन है। एक सूरजागढ़ से इतने परेशान हो गए तुम, तो यहां तो 22 सूरजागढ़ हो जाएंगे, तब क्या करोगे तुम? तुम्हारे पास बचेगा क्या? जमीन ही नहीं बचेगी। और गवर्नमेंट बात नहीं कर रही है कि जमीन लेने के बाद क्या देंगे। तुम्हारे हाथ में 10 लाख रुपए थमा देंगे और बोलेंगे जा। अरे गढ़चिरौली में जाएंगे ना तुम शहर में, तो 10 लाख का प्लॉट नहीं मिलता है। घर कैसे बनाओगे तुम? जमीन कैसे पालोगे? अपने बच्चों को कैसे पालोगे? ये पूरे देश की हालत है आदिवासियों की। मैं सूरजागढ़ की बात नहीं कर रहा, पूरे देश की यही हाल है। अपने बच्चे आश्रम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लड़कियां पढ़ने जाती है, 12-12 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, उसको मार देते हैं। आदिवासी ऑफिस से चेक आता है 30,000 का, 30,000 का चेक आता है। यानी आदिवासी के बच्चे की जान की कीमत कितनी? 30,000। अभी ईद का बकरा 1 लाख का बिकता है। तुम्हारे बाल बच्चों की जान की कीमत 30,000 लगाती है गवर्नमेंट, तो भी अपने नेता चुपचाप रहते हैं। क्यों रे भाई, क्यों चुपचाप है?
तेरे को बुरा नहीं लगता जब तेरे बच्चा तेरे समाज का खून मर जाता है, बलात्कार करते मर जाते तो भी साले उसकी कीमत 3 लाख 3,000 30,000 रुपए लगाते हैं। देश में एक बात होती है, गौ माता, गाय हमारी माता है। बिरसा मुंडा का आंदोलन बताता हूं, गाय हमारी माता है। बिरसा मुंडा ने बोला था भाई गाय अगर अपनी मां है तो भैंस बड़ी मां है, क्योंकि भैंस तो गाय से ज्यादा दूध देती है, हम उसका भी दूध पीते हैं, क्योंकि वो काली है, तुम उसको मां नहीं बोलते। ये सवाल बिरसा मुंडा ने पूछा। आज भी बिरसा मुंडा के गांव में भैंस की पूजा होती है, गाय की नहीं होती है। ये संस्कृति है हमारी। कुछ लोग आदिवासियों को हंसते हैं, अबे ये मौके के झाड़ की पूजा करते हैं इसलिए क्योंकि ये मौके की दारू पीते हैं। बदनाम करना चाहते हैं आदिवासियों की संस्कृति को। जब से गेहूं नहीं था, जब से चावल नहीं था, जवारी नहीं होती थी, तब मौके के झाड़ की पूजा, हम मौके के झाड़ का जो इरुक बनाते थे हम लोग और उसकी रोटी बना के खाते थे। ये मौके के झाड़ से आदिवासी जिंदा था। 10,000 साल से मौके के झाड़ को आदिवासी अपना पेन मानता है। ये हमारा रिश्ता है मौके के झाड़ से। ये हंसते हैं, इनको बोलो अबे जो कौम ने एक झाड़ के साथ बेईमानी नहीं करी वो आम आदमी के साथ क्या करेगा। ये आदिवासी संस्कृति है। एक बार बहुत तूफान आ रहा था, बहुत सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, बिरसा मुंडा चल रहा था। अभी राम मंदिर की बात हम लोग सुनते, उस वक्त जगन्नाथ का मंदिर बहुत फेमस था। जगन्नाथ का मंदिर बहुत प्रसिद्ध था। बहुत तूफान आ रहा था। कुछ सुअर और सुअर के बच्चे, जिसको गोंडी में कभी बोलते हैं, तो चुपचाप कमेटी जब वो सुअर के बच्चे और सुअर को ठुकरता हुआ बिरसा मुंडा ने देखा तो भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ताला तोड़ दिया बिरसा मुंडा ने, और वो सुअर और सुअर के बच्चे को अंदर कर दिया। पूरे पंडे लोग चिढ़ गए, अरे भगवान को इन्हें अपवित्र कर दिया, सब ये कर दिया, बिरसा मुंडा को सजा होनी चाहिए। सुबह हुई, बिरसा मुंडा को बुलाए और पूरे पंडे खड़े हो गए और बोले तेरे को सजा देंगे क्योंकि तुमने भगवान जगन्नाथ के मंदिर में सुअर घुसा दिया। बिरसा मुंडा ने बोला मेरे प्रश्न का जवाब दो, ये सूरज को किसने बनाया? तो पंडे ने बोला ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने पूछा ये झाड़ को किसने बनाया? तो पंडे ने बोला ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने बोला तेल को किसने बनाया? तो बोले ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने पूछा ये सुअर को किसने बनाया? तो बोले ऊपर वाले ने। अबे एक ही कारखाने का माल है, इसका गोडाउन कैसे अलग अलग होगा? ये बात बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा ने बोला सभी धर्मों के लोग जिस जानवर को तुच्छ जानवर मानते हैं, सुअर जिसको गोल्डी में पद्धि बोलते हैं, उस पद्धि को आदिवासी लोग नारायण पेड़ मानते हैं, उसको नारायण पेड़ बोलते हैं। ऐसे तुच्छ जानवर का भी स्थान जिस संस्कृति में भगवान के जैसा है, उस संस्कृति में इंसान का कितना बड़ा स्थान होगा, ये सवाल बिरसा मुंडा ने पूछा। बिरसा मुंडा ने बोला जिस समाज की सामाजिक समस्या नहीं रहती है उसकी कोई समस्या नहीं रहती है, और जिस समाज की सामाजिक समस्या रहती है उसकी समस्या ही समस्या रहती है। हमारी सामाजिक समस्या ये है कि हम एक जगह नहीं है। हमारी सामाजिक समस्या ये है कि हम जाति के नाम पे बट रहे हैं। हमारी सामाजिक समस्या ये है कि हम पार्टी के नाम पे बट रहे हैं, संगठन के नाम पे बट रहे हैं। ये बटे रहेंगे तो समस्या ही समस्या पैदा होगी। साथियों, पहले सामाजिक समस्या का हल निकालो, फिर समाज की समस्या का हल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तुम्हारी समाज की प्रक्रिया कहां है?
कैसे तैयार करोगे समाज को? एक एक रुपए रोज डालो अपने समाज के नाम पे। पूरे गढ़चिरौली में 72,000 यानी 1 लाख परिवार है आदिवासियों के। 1 रुपए रोज भी डाल दिए तो 1 लाख रुपए रोज तुम्हारे समाज के लिए आएगा। ये जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ये 5,000 रुपए में फुल टाइमर करके काम करेंगे। किसी अजरंग दल, बजरंग दल, RSS में नहीं जाएंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे। और आदिवासी बच्चा ग्रेजुएट है, मजबूरी में जा रहा है, 5,000 रुपए दे रहे, डंडा पकड़ के खड़ा है। मैं अभी आते आते देखा हूँ वहां पर बती कितने हो बती नाव बंदर नहीं हो कटु तेरु मंदिर आला मान लो ना मैं साला मान लो ना बती के दिन लो बच्चों बड़े माथे नहीं ना ग्रेजुएट आपको ना दादा इनमें सती दादा लागे। हाँ बोतल बोल के मानते ना बोल लेकिन YouTube ने इनसे मत होना घुस से मत होना। इनवती के आते लेके नौकरी किया दादा बच्चों से 12 घंटा, वो 12 घंटा बैठता है तब जाके उसको ये लोग 10,000 8,000 रुपए महीना देंगे। अगर उसको कुछ हो गया तो उसके बच्चे को कुछ नहीं, उसका कोई नौकरी का गारंटी नहीं। खुले काम चल रहा है और अपने लोग बोलते हैं काम मिल रहा है, नौकरी मिल रही है। अबे ये नौकरी नहीं है, काम है। नौकरी बहुत अलग चीज होती है। आपको अपनी सामाजिक ताकत को निर्माण करना है। गढ़चिरौली का बच्चा बोलना चाहिए कि मैं आदिवासी हूं, इस देश का मालिक हूं। मैं कंटावीर का बच्चा हूं, मैं बाबूराव शेरमाके का बच्चा हूं। जब तक के आदिवासी लोग एक जगह नहीं आएंगे, जिस दिन गढ़चिरौली का आदिवासी एक जगह आ जाएगा ना पूरी बीमारी का इलाज हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है, हमारी संख्या ही इतनी है, हम अपनी ताकत को पहचानते नहीं, सिर्फ इलेक्शन के समय अपनी ताकत को पहचानते हैं। आज जरूरत है तुमको सामाजिक रूप से एक जगह आने का, तो सोचो गढ़चिरौली के पूरे तहसीलों में आदिवासियों को मोर्चा सूरजगढ़ के लिए क्या होगा? पूरा गढ़चिरौली बंद। प्रधानमंत्री ने सोचना बंद कर देगा, दिमाग नहीं चलेगा कलेक्टर का। इतनी बड़ी ताकत होती है समाज, लोकतंत्र के अधिकार है उनको। मैं जानता हूं कि इससे उन लोग ज्यादा डरते नहीं है, लेकिन इससे समाज के आदमी का मनोबल बढ़ता है, ये बड़ी चीज है। उसको लगता है समाज के आदमी को मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे समाज खड़ा है। वो ताकत दिखनी चाहिए। सारा गढ़चिरौली में आदिवासी बच्ची जाती है तो बोलते हैं लोग भाई आदिवासी भाईचारी है, लड़की जा रही है, इसके साथ बलात्कार भी होगा तो कुछ नहीं करेंगे इसके समाज के लोग, क्योंकि ये संगठित नहीं है। आदिवासी भाई को देखकर 10 बार नजर नहीं उठाना चाहिए, यह हाल कर दो गढ़चिरौली। स्वाभिमान, सामाजिक स्वाभिमान जगाओ। हंसते हैं हमारे लोगों, क्या आदत है आदिवासियों की? 100 रुपए रोजी से लेके जाते हैं, 50 रुपए देते हैं नागपुर में, और नागपुर में 50 रुपए देने के बाद वो अपने 4 बच्चों का पेट पालने के लिए वो 50 रुपए का राशन भी लाता है, और शाम में खुद का पेट वो मंदिर के सामने भीख मांग के पालता है। ये आदिवासियों की हालत है। आदिवासियों के पास काम नहीं है तो अपना खून बेच रहे हैं 800 रुपए में। खून बेचता है आदिवासी 800 रुपए में। विज्ञान क्या बोलता है? खाना खाएगा तो खून बनेगा, लेकिन सरकार आदिवासियों को क्या बोल रही है? खाना होना तो खून देना पड़ेगा। कोई खून बेच रहा है, कोई किडनी बेच रहा है, कोई अपने बच्चों को बेच रहा है, कोई अपने पूर्वजों की जमीन बेच रहा है। ये हालत आदिवासियों की है। क्यों है भाई? क्या कारण है? कहां गया हमारा बड़ा देव? पेरसा प्रेम कहां गया? भीमान प्रेम कहां गया? बुधार प्रेम कहां गया? ठाकुर देव कहां गया? बिरसा मुंडा ने बोला समाज का निर्माण आदमी करता है, भगवान नहीं। इसलिए समाज को बनाने के लिए, समाज के अधिकारों को स्थापित करने के लिए, अपने बाल बच्चों को जिंदा रखने के लिए आप ही को ही लड़ना पड़ेगा, भगवान नहीं लड़ेगा। बिरसा मुंडा ने बोला कि समाज आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन दिमाग से और विचारों से गरीब नहीं होना चाहिए। जो दिमाग से गरीब रहता है, विचारों से गरीब रहता है, वो गुलाम पैदा होता है, गुलाम मर जाता है।
हमारे समाज के बच्चों को वैचारिक गुलामी नहीं होनी चाहिए। तैयार करो, लड़कियों को तैयार करो, लड़कों को तैयार करो, उनको समाज समझाओ, उनके अधिकार समझाओ, उनको जीवन समझाओ, रास्ते दिखाओ। लावारिस जैसा वो बच्चा बेचारा शहर में चले जाता है, कोई भी उसको बेवकूफ बना देता है। नागपुर में तो घर नहीं मिलते, किसी को तुमने बता दिया कि कहां से आए बाबा, गढ़चिरौली से, और किराए का मकान लेने गए, दादा मैं गढ़चिरौली से आया हूं, किराए का मकान होना, तो बोलता नहीं है, क्योंकि हर गढ़चिरौली तो आदमी को वो नक्सलवादी समझते हैं। हमारी पहचान नक्सलवादी करके की गई है, षड्यंत्र है आदिवासियों के साथ में। इसको समझो, इसका जवाब देने लायक बन जाओ, तैयार हो, अपने ब्रेन को तैयार करो। हमारी मां बहनों की रक्षा हम तभी कर सकते हैं जब हम दिमाग से तैयार हो जाएंगे, विचारों से तैयार होंगे। ये जबरदस्ती की गांडूगिरी छोड़ो, ना नहीं देख के अंधी रात होना, हाथ मणि में अंधी रात होना। मैया 4 दिन का प्रोग्राम रहता है, शादी 4 दिन की रहती है, 4 दिन खर्चा करते हैं, पूरे रस्म करते करते आदमी टूट जाता है, शहर में 2 घंटे में खत्म हो जाता है। शादी के लिए कर्जा लेते हैं हमारे लोग। आजकल दहेज मांगने वाले आ गए, रोड बीच दहेज तक तो हम जुड़न जीव में उसको बहिष्कार करो। जैसे तुम समाज में सत्कार करते हो, वैसा समाज के लोगों ने बहिष्कार भी करना चाहिए। मैं इस मौके पे 2 बातें बता देता हूं कि सुरजागढ़ के आंदोलन में आप अकेले नहीं हैं, पूरा संगठन और समाज आपके साथ में है। 12 राज्यों में आपको याद होगा, मैं बोल के जा रहा हूं, इस बात को उठाया जाए। दूसरी चीज, सुरजागढ़ का बच्चा बच्चा सामाजिक मिशन से जुड़ेगा, अपने समाज के लिए काम करेंगे। जो लड़के हैं तैयार होंगे, उनके प्रशिक्षण शिविर करेंगे, खुलेआम करेंगे, कोई बंदूक नहीं मेरे हाथ में है, डरने की कोई बात नहीं है। ये दिमाग के विचारों की लड़ाई है हमारी, हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं। इसमें किसी से डरने की और किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। लोग चाहते ही नहीं कि तुम एक हो जाओ, क्योंकि इनको मालूम है जिस दिन आदिवासी एक हो जाएगा गढ़चिरौली का, उस दिन आदिवासियों के हाथ में सत्ता आ जाएगी। सत्ता का मतलब ये नहीं कि राजनीति का एक सांसद चुना लेना और वो सांसद वहां पर गणपति जैसा बैठा है, वैसा नहीं। लड़ने वाली कौम है अपनी, भागने वाली कौम नहीं है। आज के मौके पर सिंधु दादा है, बाकी बुजुर्ग लोग हैं, मेरी माता है, बहनें हैं, आप लोग हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग सामाजिक मिशन को चलाओ, रास्ता ऑटोमेटिक बन जाएगा। अगर आप लोग सामाजिक मिशन चलाएंगे तो आपके बचने के रास्ते बन जाएंगे, और जब बचने के बनेंगे तो लड़ने के भी बन जाएंगे। तरीका रहता है, जो बचेगा नहीं वो लड़ेगा कैसे भाई? तलवार चलाने से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है ढाल चलाना। इसी की शिक्षा आदिवासियों ने संभाजी महाराज को दिए थे। यही शिक्षा में निपुण था बाबूराव शेरमाते। जैसी सजा संभाजी महाराज को दिए, वैसी सजा बाबूराव शेरमाते को दिए। बिरसा मुंडा की तो खाल निकाल रहे थे, उसको बोल रहे थे कि वो तो देश का आदिवासी नहीं है। आपको जैसे बकरा काटते, बकरे की चमड़ी निकालते, आपको अगर किसी ने ऐसा काटा, कैसा बुरा लगेगा, कितना दर्द होगा। आखिरी दम तक बिरसा मुंडा बोला, मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी ही रहूंगा। मैं मर भी गया तो मेरी कौम के लोग मेरे लिए काम करेंगे। ये उद्गान बंद नहीं होगा, ये सोच थी। मैं आपसे पूछता हूं, बिरसा मुंडा फांसी के तख्ते पे चढ़ा, जाति के लिए चढ़ा? हवे नहीं कि समाज के लिए चढ़ा? समाज के लिए, पार्टी के लिए चढ़ा? समाज के लिए चढ़ा। बाबूराव शेरमाते फांसी के तख्ते पे चढ़ा, किसके लिए चढ़ा? समाज के लिए चढ़ा। तो समाज और जात में फर्क है। जिसको गोंड बोलते हो, जिसको आप मारिया बोलते हो, जिसको प्रधान बोलते हुए जात है, लेकिन ये जब एक हो जाते हैं तब समाज बनता है। हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा के वारिस हैं, देश का पहला आदमी है। जब धर्म पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासियों की संस्कृति इस देश में है। आदिवासी संस्कृति ने कई भगवानों का निर्माण किए।
भगवान बुद्ध ने आदिवासी संस्कृति का प्रचार किया तो भगवान बुद्ध कहलाया। भगवान बुद्ध के गुरु का नाम अला कलाम था। मोहम्मद पैगंबर कुरैश आदिवासी था। जीसस क्राइस्ट बाइबल आदिवासी था। आदिवासी संस्कृति से भगवान निर्माण हुए भाइयों। आप तो भगवान निर्माण करने वाले लोग हैं। जमीन पर भगवान का नाम है आदिवासी। भगवान से बड़ा है आदिवासी। जब मैं ये बोल रहा हूं तो पूरे दमखम के साथ बोल रहा हूं कि जब भगवान पैदा नहीं हुए थे भारत में तब से आदिवासी रहता है। इसलिए इस देश का वो मूल मालिक है। जहां की जल जमीन जंगल पे उसका अधिकार है। सिर्फ सालवारा बदलने से मालकियत नहीं बदलती। किताबों के पन्ने में तुम बदल सकते हो लेकिन खून में कैसे बदलोगे? हाँ, आदिवासी किसी दरगाह में जा सकता है। आदिवासी किसी मंदिर में जा सकता है। दरगाह में गया करके मुसलमान नहीं हुआ। मंदिर में गया करके हिंदू नहीं हुआ। आदिवासी तो आदिवासी है। इस देश में ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है। इस देश में क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है। इस देश में मुस्लिम होना बड़ी बात नहीं है। इस देश में आदिवासी होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को आदिवासी बोलते हो इस देश के मालिक बन जाते हो। आप लोग समझदार हो, जमीन पर हो। आपके पास नए नए लड़के हैं, बुजुर्ग हैं। आप सब लोग एक दूसरे का कंधे से कंधा मिला के काम करो। पूरे गढ़चिरौली में एक सामाजिक माहौल बनाओ, कोई राजनीतिक माहौल नहीं। किसी भी पार्टी के हो, आप समाज के नाम से सब एक जगह जाओ। एक रास्ता बनाने की कोशिश करो। अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसे जिंदा रख सकते हैं, हम अपनी लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं, उस तरफ आप लोग देखो। यही मेरी आप लोगों से आज के दिन अपेक्षा है। मैं लक्ष्मण, उनके तमाम साथी, जितने लोगों ने मुझे बुलाया, सेनू दादा मैं कुछ गलत बोल दिया हूं तो माफ करना, आपका बच्चा हूं। आप लोगों को कुछ मेरी बातें बुरी लगी होगी तो माफ करना, लेकिन घर जाके जरूर सोचना कि मैंने क्या बोला। तुम कैसे बचोगे, तुम कैसे लड़ोगे और कैसे एक जगह आओगे, इसके बारे में पहले सोचो। फिर कौन तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारा दोस्त हो सकता है और तुम्हारा दुश्मन कौन है, इसके बारे में सोचो। कौन तुमको बोल रहा है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, उसके बारे में सोचो। कौन तुमको वनवासी बोल रहा है, उसके बारे में सोचो। पहले आदिवासियों को मूल निवासी बोलते थे, मूलवासी बोलते थे, फिर आदिवासी बोलने लग गए, अब वनवासी बोल रहे हैं। 5 साल बाद स्वर्गवासी बोले। खत्म करने की मुहिम कर रहे हैं। आदिवासी संस्कृति और आदिवासी आदमी दोनों इस जमीन पे नहीं दिखना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब है इनकी नजर में आदिवासी मुक्त भारत, आदिवासी मुक्त भारत, बिगैर आदिवासी के भारत। आपके लिए खतरा है। हमारे आदमी को जिंदा रहने की परमिशन नहीं मिलेगी। अभी जमीन नहीं रहेगी, नौकरी नहीं रहेगी, क्या करेंगे तुम? मजदूरी करते अपने लोग छत्तीसगढ़ से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, तेलंगाना से आते हैं, गड्ढे खोदने का काम करते हैं। यहाँ पर संडास साफ करने का काम गवर्नमेंट का काम है, उसको सरकारी नौकरी बोलते हैं, लेकिन गड्ढे खोदने के काम को सरकारी नौकरी नहीं बोलते। अब गड्ढे खोदने की भी मशीन निकल गई है, वो भी काम नहीं मिलेगा, खाएगा क्या? क्या काम करेगा आदिवासी? क्योंकि अनस्किल्ड है वो, अप्रशिक्षित है, अकुशल है, अकुशल है। मैं आपका बहुत समय ले लिया, लेकिन हाथ जोड़ के पैर पड़ के विनती करता हूं, सामाजिक सोच को समझो। सामाजिक संगठन बड़ी चीज नहीं है, सामाजिक मिशन बड़ी चीज है। जो शहीदों ने चलाया है उनके विचारों का समाज बचेगा, नेताओं के विचारों से नहीं बचेगा समाज। समाज केवल समाज के शहीदों के विचार से ही बच सकता है, क्योंकि उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ हमारे लिए काम किया, अपना खून दिया है। मैं विश्वास के साथ बोलता हूं कि इस आंदोलन को हम एक नए तरीके से, नए ढंग से, लोकतांत्रिक तरीके से पूरे देश भर में खड़ा करेंगे। मैं ये आपके सामने आश्वासन नहीं दे रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य है। हमारा भी जीवन कुछ नहीं है, समाज के लिए समर्पित है। उधर जाने का यही मर जाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
24 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने इतना बड़ा काम कर दिया। अब तो 48 साल हो गए, कुछ नहीं कर पाए। डबल उम्र जीने के बाद भी कुछ काम समाज के लिए नहीं कर पाए बराबर। आपके लिए कौन है, कौन सी विचारधारा आपको सुरक्षा प्रदान कर सकती है? जीओडी गॉड, बिरसा मुंडा ने बोला, जी फॉर गार्जियन यानी पालक, ओ फॉर ओनर यानी मालक, और डी फॉर ड्राइवर यानी चालक। जीओडी गॉड, गॉड यानी भगवान, समाज के चालक, पालक और मालक यानी समाज के पढ़े लिखे जागरूक लोग इस समाज के भगवान है। लेकिन उल्टा हो गया, जीओडी गॉड नहीं, जीओडी गॉड नहीं हुआ, गॉड नहीं हुआ, जीओडी गॉड नहीं हुआ, वो उल्टा हो गया, जीओडी डॉग हो गया। जो तुम्हारे भगवान होने चाहिए थे वो दूसरे दुश्मन के आगे कुत्ते बन गए। तुम्हारे भाई दुश्मन की सेना का सेनापति बन के तुम्हारे सामने खड़ा है, लड़ोगे किसके खिलाफ? कौन मरेगा? ये सब चीजों पे आपने सोचना है। ये पंचायत है, ये कार्यक्रम नहीं है। ये बच्चों ने बहुत मेहनत की है, जिन्होंने ये मेहनत करके इतने लोगों को इकट्ठा किया, उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। वो नेता है, वो सही नेता है। मैं नहीं, मैं तो बॉर्डर करके चले जाऊंगा। कल तुमसे गद्दारी कर लिया तो तुम क्या करोगे? मैं कहीं जाके उधर सेटअप कर लिया तो तुम क्या करोगे? तुम किसी की सोच बदल सकते हो, नीयत नहीं बदल सकते। ये कौम के साथ ईमानदारी और समझदारी के साथ में अगर हम लोगों ने काम किए भाइयों, तो हम आने वाले समय में हमारी पीढ़ी को और हमारे समाज को बचा सकते हैं। यही मेरी आप लोगों से विनती है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आज से आप लोग समाज के नाम पे सबको जोड़ना शुरू कर दो। कोई जातिवाद नहीं, कोई व्यक्तिवाद नहीं, कोई पार्टीवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, केवल समाज और समाज के बारे में सोचिए। नए पढ़े लिखे बच्चे जो 10वीं फेल हो गए, 12वीं फेल हो गए, नौकरी यानी पढ़ाई छोड़ दिए बच्चे, तुम तैयार हो जाओ, तुमको क्या मदद चाहिए बोलो। जो लड़के तैयार होना चाहते हैं, जो प्रशिक्षण शिविर में बैठना चाहते हैं, जो फुल टाइमर बन के समाज के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसे सब बच्चों का स्वागत है। अपनी तैयारी करो, बचत गट बनवा तुम्हें, त्या बचत गटाच्या माध्यमातून तुम्ही काम करा। कम से कम एक भाई 700 से 800 रुपए कमाना चाहिए। आदमी 700-800 कमाएगा तो वो दारू की दुकान में जाएगा, लेकिन महिला कमाएंगी तो वो राशन की दुकान में जाएगी। इसलिए महिलाओं को तैयार करना बहुत जरूरी है। जिस बच्चे की मां होशियार उसका जीवन सुरक्षित, लेकिन जिस बच्चे की मां बेवकूफ वो बच्चा बेचारा उसका जीवन सुरक्षित नहीं है। जिस बच्चे के माँ बाप जागरूक नहीं है वो बच्चे का जीवन कुछ नहीं सुरक्षित, उसका भगवान भी नहीं कुछ करना। आप लोग इतना समय दिए, इतना सुंदर आप लोगों ने कार्यक्रम अरेंज किया। ये पंचायत, मैं सामाजिक पंचायत में बोल रहा हूँ, ऐसा मान के चलता हूँ। हो सकता है मैं कुछ गलत भी बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं गलत भी बोला होगा तो उसका भी विचार आपने करना चाहिए, और मैंने कुछ सही बोला होगा तो उन चीजों को समझना चाहिए। जैसे एक समाचार पढ़ते हैं वैसे मैंने अपने समाज के बारे में आपको बताया। ये जवाबदारी आपकी है, आप क्या सोचते हो उसमें, क्या डिसीजन लेते हो, क्या निर्णय लेते हो, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। आज तक जो हो गया हो गया। आज के बाद से ये समाज की तरफ में बाबूराव शर्मा जी के विचारों से समाज चलना चाहिए। ये मिशनरी समाज रहना चाहिए, शहीदों का मिशन चलाने वाला समाज रहना चाहिए, बिरसा मुंडा का समाज रहना चाहिए, टंट्या भील का समाज रहना चाहिए, महात्मा फुले का समाज रहना चाहिए। साथियों, गंभीरता से आप लोग विचार करो। लड़ाई के मैदान में अगरबत्ती लगाओगे तो मारे जाओगे, लड़ाई के मैदान में डांस करोगे तो मारे जाओगे, लड़ाई के मैदान से भागोगे तो पहले मारे जाओगे। इसलिए वही आदमी जिंदा रहेगा जो सोचता है, समझता है और उस तरीके से जीता है। सतर्क हो जाओ। अगर तुम सतर्क नहीं होंगे तो कोई अपना वाली नहीं है। आदिवासियों के प्रति किसी की नीयत साफ नहीं है। बहुत बुरे हाल है। विश्व के किसी देश में आदिवासियों के इतने बुरे हाल नहीं है जितने भारत के आदिवासियों के हाल है। तुम्हारी पहचान खत्म होने के कगार में भाई। डायरेक्ट बोला जा रहा है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, इसके बाद क्या बच जाता है? सोचने वाले को इशारा काफी है, समझने वाले को इशारा काफी है। मैं अपनी बात यही रखता हूं। मैं ज्यादा समय ले लिया उसके लिए माफी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिरसा, जय आदिवासी।